आज का टॉपिक्स है कि प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। इसका मतलब कि टैक्सेशन का क्या प्रिंसिपल है, क्या सिद्धांत है, क्या रूल है, इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि जितने भी राइटर्स थे पब्लिक फाइनेंस के, उन्होंने टैक्सेशन के सिस्टम को डिफ़ाइन किया था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के बेसिस पे। और उसमें से कुछ राइटर ने कहा कि ठीक है, अगर टैक्स बर्डन लगता है आप लोगों को तो उसका एक सिंपलेस्ट वे है डिस्ट्रीब्यूशंस का, कि हर कम्युनिटी के मेंबर्स को इक्वल कंट्रीब्यूशंस करना होगा और ऐसी सिस्टम ऑफ टैक्सेशंस होनी चाहिए। किस बेसिस पे? प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के बेसिस पे। लेकिन आप खुद समझिए कि ऐसे टैक्स होना सही है या फिर गलत है। भाई ऐसा टैक्स काफ़ी अनफिट और रेडिकुलस है। क्योंकि गरीब पे जो है वो ज़्यादा टैक्स लगता है उस रिस्पेक्टिव इनकम पे, और जो अमीर है उसको कम टैक्स लगता है। तो सिर्फ यहाँ पे इकोनॉमिकली इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि सोशली और मोरली भी इफ़ेक्ट हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में जो है एक वेल्थ का इनक्वालिटी है। तो इसीलिए टैक्सेशन को जो है एक उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है सेवरल थ्योरीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया टाइम टू टाइम, जो कि टैक्सेशंस पे एक जस्टिफाइड बना रहे हैं। ठीक, तो पहला जो मेरा थ्योरी था द फिजियोक्रेटिक थ्योरी, और एक फिजियोक्रेटिक थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया गया था हेनरी जॉर्ज के द्वारा, और जो एक फ्रांस के निवास थे। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि लैंड ही जो एक मात्र सहारा है जो एक प्रोड्यूसिंग नेट सरप्लस को प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब कि सिर्फ लैंड से ही टैक्स को कलेक्ट किया जा सकता है। क्योंकि लैंड जो है एक नेट सरप्लस को प्रोड्यूस कर सकता है और उसके साथ साथ कंट्री के वेल्थ को भी इंक्रीज़ कर सकता है। इसीलिए फिजियोक्रेटिक ने जो है गवर्नमेंट को रिकमेंड किया कि अगर आपको रेवेन्यू लेना है तो आप लैंड पे एक सिंगल डायरेक्ट टैक्स लगाइए, तभी आप जो है टैक्सेशन इस माध्यम के द्वारा आप उसको ले सकते हैं, लैंड के, सिर्फ लैंड पे। फिजियोक्रेटिक थ्योरी जो है सिर्फ लैंड पे का। तो इसका ऑब्जेक्शन, इसका कुछ रिटालिएशंस हुआ। पहला रिटालिएशन और पहला ऑब्जेक्शन अगर हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल एज, भाई अभी सब जानते हैं कि अभी इंडस्ट्रियल एज है। तो अगर फिजियोक्रेटिक थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई एग्रीकल्चर्स के पास क्या काफ़ी प्रोडक्टिव और काफ़ी इसके पास कैपेसिटी है नेट रिटर्न को प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन ये जो है टैक्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा। क्योंकि भाई तो एग्रीकल्चरलिस्ट है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एज जो है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वो यहाँ पे बच जाता है। तो भाई इसको बचना नहीं चाहिए, क्योंकि भाई इसके पास अच्छी प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चरलिस्ट से भी, तो इसको टैक्स देना चाहिए। लेकिन फिजियोक्रेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चरलिस्ट टैक्स नहीं देगा। ठीक, और दूसरा अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर्स पे ही डिपेंड रहना। ठीक है, तो भाई एग्रीकल्चर से हम उतने अमाउंट को जनरेट नहीं कर पाएंगे ताकि हम लार्ज एक्सपेंडिचर जो है मॉडर्न गवर्नमेंट का वो नहीं हो पाएगा। तीसरा डिफेक्ट क्या देखने को मिला कि जो एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स जो बर्डन है ये काफ़ी अनजस्ट है। क्योंकि जो भाई लैंड होल्डर है जिसके पास ज़मीन है उसको हैवी टैक्सेशंस लगेगा, और जो मिलियनरीज है भाई उसके पास तो कोई लैंड है नहीं। ठीक है, तो उसको कोई टैक्स लगेगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं वायलेशन ऑफ कैनन ऑफ एबिलिटी का वायलेशंस है। और चौथा डिफेक्ट अगर देखें तो भाई इसको कैलकुलेट करने के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कितना एग्जैक्टली अर्न करना, कितना इंक्रीमेंट हुआ, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। इसीलिए जो है इस थ्योरी को, फिजियोक्रेटिक थ्योरी को डिस्क्रेडिट कर दिया गया, इसको रिजेक्ट कर दिया गया मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट के द्वारा। फिर दूसरा थ्योरी लाया गया फाइनेंशियल थ्योरी। फाइनेंशियल थ्योरी का जो कहना था कि जैसे कि एक उन्होंने कहा कि प्लग द गोस विथ लिटिल स्क्वालिंग इज पॉसिबल, मतलब गोस को निकालते जाओ जब तक वो चिल्लाए ना। तो इसका बेसिकली मेन एम क्या था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेवेन्यू को कलेक्ट करना, और इसका कोई प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बर्डन ऑफ टैक्सेशंस का था ही नहीं। ठीक, इसीलिए जो है ग्रेट डेंजर है ये थ्योरी, क्योंकि जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब है, उस पर ज़्यादा बर्डन होगा इस टैक्सेशंस के थ्रू, और जो रिच है उस पर कम होगा। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, और एक हिदायत भी देखा गया कि खास करके डेमोक्रेटिक कंट्री जो है ये प्रिंसिपल जो फाइनेंशियल थ्योरी है इसको कभी भी इम्प्लीमेंट ना करे। ठीक, क्योंकि जो वीकर सेक्शन पे है उसका बर्डन काफ़ी ज़्यादा होगा और रिच पे नहीं होगा। क्योंकि भाई डिपेंडेंट है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ खाली रेवेन्यू को आप खींचो, जितना ज़्यादा हो सके सिर्फ आप रेवेन्यू को लो। ठीक, यही था फाइनेंशियल थ्योरी। अब तीसरा आता है प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी।
ठीक है। तो मॉडर्न राइटर्स ने जो था उन्होंने ग्रेट इम्फेसाइज किया था जस्टिस पे, और उन्होंने फॉलो किया था प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। ठीक, मतलब टैक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा किस बेसिस पे होगा, एक प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के बेसिस पे, और एक जस्टिफाइड होना चाहिए, एक जस्टिस होनी चाहिए। ठीक, तो एक जो मेरा प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है इसमें दो थ्योरी आता है, एक आता है हॉरिजॉन्टल थ्योरी और एक आता है वर्टिकल थ्योरी। ठीक, तो हॉरिजॉन्टल थ्योरी उसको बोलेंगे जो टैक्स पेयर इक्वल एबिलिटी का है उसको इक्वल कंट्रीब्यूट करना चाहिए टैक्स में। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए, एक होता है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब मान के चलिए यहाँ पे दो व्यक्ति है ए और बी, इसका इनकम 20,000 है, इसका भी इनकम 20,000 है, तो दोनों को जो है सेम रेट का टैक्स देना होगा। और ये डिफ़र नहीं करता कि भाई ए के पास अगर बाय द वे इसका अगर लैंड रहे या फिर इसके पास कोई एक्स्ट्रा अगर सर्विसेज रहे, इस चीज़ को ये कैलकुलेट नहीं करता, सिर्फ इनकम के बेसिस पे डिफाइन करता है। तो इसी को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल थ्योरी। ठीक, और वर्टिकल थ्योरी बोलता है कि नहीं, जो भी टैक्स पेयर है वो अनइक्वल सर्कमस्टांसेस पे है और वो अनइक्वल कैपेसिटी का है, तो उसको अनइक्वल टैक्सेशन देना होगा। भाई इसका क्या मतलब, मान के चलिए कोई व्यक्ति है ए और बी, ठीक, इसका एबिलिटी काफ़ी अच्छा है तो इसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, अगर इसका एबिलिटी कम है तो इसको कम टैक्स देना चाहिए। इसको बोला जाता है वर्टिकल थ्योरी। तो इस बेसिस पर उन्होंने डिफाइंड किया प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी डिफाइन किया गया था। तो अब उसके बाद आता है कि कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी। कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी का कहना था कि हर टैक्स में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ईच टैक्स पेयर हैज़ टू पे द टैक्स इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ सर्विस टू हिम। मतलब कि कोई भी अगर व्यक्ति, इसके पास जितनी सर्विस है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। मतलब जितनी ज़्यादा सर्विस ले रहा है उतनी ज़्यादा टैक्स देना होगा, हायर द सर्विस हायर द टैक्स। ठीक, इस थ्योरी जो कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी था, लेकिन इस थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं किया गया। क्योंकि सेवरल रीजंस था। पहला रीजंस था कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ सर्विस टू एवरी इंडिविजुअल। भाई हर इंडिविजुअल्स को जो है आइडेंटिफाई करना कि इसके पास कितना सर्विसेज है, क्या काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है, तो इसीलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया। और दूसरा रीज़न क्या था कि जो हमारा एक जो प्रिंसिपल है, जो थ्योरी है कॉस्ट ऑफ सर्विस थ्योरी, एक अनफेयर है वेलफेयर स्टेट के लिए। क्यों भाई, क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ सर्विस अगर लिया जाएगा एज अ बेसिस ऑफ टैक्सेशंस, तो गवर्नमेंट भाई परफॉर्म ही नहीं करेगा वेरियस फंक्शन को। जैसे फ्री एडुकेशन क्या, वो भी एक सर्विस है, तो गवर्नमेंट इसमें परफॉर्म नहीं करेगा। क्योंकि गवर्नमेंट ही इससे क्या ले रहा है, टैक्स, इसी टैक्स का एक सोर्स है। तो फिर वैसे लिए ड्रॉट का सिचुएशन हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्री मेडिकल सर्विसेज हो गया, तो एक वेलफेयर स्टेट के लिए बिल्कुल ही ठीक नहीं है। ठीक, तो इसीलिए जो है सर्विस प्रिंसिपल को एक्सेप्ट नहीं किया गया एज अ बेसिस ऑफ टैक्सेशंस। इसका दो मेन रीजंस था कि हर इंडिविजुअल्स पे एक सर्विसेज को आइडेंटिफाई करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, और दूसरा कि वेलफेयर स्टेट के लिए जो है हमारा एक कॉस्ट ऑफ सर्विस प्रिंसिपल बिल्कुल ही सही नहीं है। क्योंकि अगर कॉस्ट ऑफ सर्विसेज को अगर एज अ बेसिस ऑफ टैक्सेशंस माना जाएगा तो गवर्नमेंट भाई परफॉर्म ही नहीं करेगा अर्थक्वेक पे, फ्लड पे, ड्रॉट के टाइम्स पे, फ्री एडुकेशंस के टाइम पे और मेडिकल सर्विसेज पे। तो इसीलिए सर्विस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट के द्वारा। फिर उसके बाद पांचवा प्रिंसिपल आया, दैट इज़ बेनिफिट प्रिंसिपल। बेनिफिट प्रिंसिपल जो है एक सिमिलर टू सर्विस प्रिंसिपल का एक सिमिलर है। एक आता है कि जो बर्डन ऑफ टैक्सेशंस है should be divided among the people in proportions to benefit received from the state। सेम वही है कि जो भी पीपल गवर्नमेंट से जितने भी बेनिफिट ले रहे हैं उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग जो है उसके प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग उसको टैक्स देना होगा गवर्नमेंट को। ठीक, तो इसीलिए द
persons receiving equal benefit from state should pay the equal amount of taxes। मतलब कि जो ग्रेट बेनिफिट ले रहा है, जितनी ज़्यादा बेनिफिट ले रहा है स्टेट से, उसको ज़्यादा टैक्स देना चाहिए, और जो कम बेनिफिट ले रहा है उसको कम टैक्स देना चाहिए। ये मोटिव था हमारा बेनिफिट प्रिंसिपल का। तो यहाँ पे जो है बेनिफिट प्रिंसिपल में गवर्नमेंट क्या करता है, एक एक्ट लाइक ए बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन का एक्ट करता है। पीपल उसको क्या करता है, पे करता है बिजनेसमैन को, ताकि वो अपने कमोडिटीज़ को परचेज कर सके। ठीक, अब इसके बाद आता छठा आता है एबिलिटी टू पे थ्योरी। ठीक है, एबिलिटी टू पे थ्योरी मतलब पर्सन्स के एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है टैक्स को देना, इसी को हम लोग बोला जाता है एबिलिटी टू पे थ्योरी। इसको हम जो है एबिलिटी टू पे थ्योरी को एक ब्रीफ एक जो इस पे टोटल इस पे लेक्चर ही लेके आएंगे। ठीक, तो अभी के लिए बस आपको इतना समझना होगा कि एबिलिटी टू पे थ्योरी जो है, इसको जीएस मिल के द्वारा इसको जस्टिफिकेशंस किया गया था, और जीएस मिल ने जो है रिजेक्ट कर दिया गया था बेनिफिट अप्रोच को, क्योंकि बेनिफिट अप्रोच जो है एक रिग्रेशंस है। तो और जो मेरा एबिलिटी टू पे थ्योरी जो था 21 बेस पे था, एक प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बेस पे था, और प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, एक प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल के बेस पे था। ठीक, तो इसको हम जो है नेक्स्ट वीडियोस पे पूरी एक लेक्चर्स के साथ इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।